Q1 निम्नलिखित के भारत में प्रचलन का सही कालानुक्रम क्या है? 1. सोने के सिक्के। 2. चांदी के आहत पंचमार्क सिक्के। 3. लोहे के हल। 4. नगरीय संस्कृति। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। A 3 4 1 2 B 3 4 2 1 C 4 3 1 2 D 4 3 2 1। सही उत्तर D 4 3 2 1। व्याख्या। नगरीय संस्कृति। 4. सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय संस्कृति थी, लगभग 2500 ईसा पूर्व। लोहे के हल। 3. उत्तर वैदिक काल, लगभग 1000-600 ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग खेती के लिए शुरू हुआ। चांदी के आहत सिक्के। 2. ये भारत के सबसे पुराने सिक्के हैं जो महाजनपद काल, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रचलित हुए। सोने के सिक्के। 1. भारत में व्यापक स्तर पर सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजाओं ने पहली शताब्दी ईस्वी जारी किए थे। Q2 ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक उपशैली है। ये मिश्रित रागों पर आधारित है और इसे आमतौर पर अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत माना जाता है। इसके मुख्य घराने बनारस और लखनऊ हैं। यह मुख्य रूप से भक्ति आंदोलन से अपने विषय प्राप्त करता है, विशेष रूप से भगवान कृष्ण के लिए लड़की के प्रेम के इर्द गिर्द केंद्रित है। यह गायक को प्रदर्शन के दौरान रागों का अधिक लचीलापन रखने के लिए सुधार करने की अनुमति देता है। वाराणसी की गिरिजा देवी 1929-2017 इस प्रकार के संगीत की महत्वपूर्ण प्रवर्तकों में से एक थी। इस परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संगीत का वर्णन किया गया है? A खोल ध्रुपद, B गजल, C टप्पा, D ठुमरी। सही उत्तर D ठुमरी। व्याख्या। ठुमरी और D यह एक अर्धशास्त्रीय शैली है जो श्रृंगार रस और भक्ति, विशेषकर कृष्ण प्रेम पर आधारित है। गिरिजा देवी इसकी प्रसिद्ध गायिका थीं। ध्रुपद ऑफ A ये सबसे पुरानी और गंभीर शास्त्रीय शैली है, इसमें ठुमरी जैसा लचीलापन नहीं होता। गजल ऑफ B यह मुख्य रूप से काव्य प्रधान गायकी है जिसमें शेर और शायरी की प्रधानता होती है। टप्पा C यह पंजाब के ऊंट सवारों के लोकगीतों से विकसित हुई एक कठिन शैली है जिसमें बहुत तेज तानें होती हैं। Q3 राष्ट्रकूट राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रारंभ में राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। 2. राष्ट्रकूट राजवंश के राजा अमोघवर्ष प्रथम ने क्षत्रिय के रूप में आध्यात्मिक पुनर्जन्म का लक्ष्य रखते हुए हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान आयोजित किया था। 3. राष्ट्रकूटों ने भारतीय उपमहाद्वीप के दक्कन भाग पर शासन किया। उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल तीनों, D होल कोई नहीं। सही उत्तर B केवल 2। व्याख्या। कथन 1 सही है। राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग ने बादामी के चालुक्यों को हराकर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। कथन 2 गलत है। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान राजा दंतिदुर्ग ने किया था, न कि अमोघवर्ष प्रथम ने। कथन 3 सही है। राष्ट्रकूटों का मुख्य शासन क्षेत्र दक्कन, वर्तमान महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के हिस्से था। Q4 भारत में निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों पर विचार करें। 1. दाउजली हेडिंग। 2. मार्कडोला। 3. सरुतारू। 4. आदिचन्नलूर। उपर्युक्त पुरातात्विक स्थलों में से कितने को भारत में नवपाषाण स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल केवल 3, D होल सभी 4। सही उत्तर C केवल 3। व्याख्या। दाउजली हेडिंग 1 ये असम में स्थित एक प्रसिद्ध नवपाषाण कालीन नियोलिथिक स्थल है। मार्कडोला 2 और सरुतारू 3 ये भी उत्तर पूर्व भारत के प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल हैं। आदिचन्नलूर 4 यह तमिलनाडु में स्थित एक महत्वपूर्ण लौह युग, आयन एज और महापाषाण मेगालिथिक स्थल है, इसे नवपाषाण स्थल नहीं माना जाता। Q5 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन I कई पुरातत्वविदों का तर्क है कि सिंधु घाटी सभ्यता IVC के विभिन्न केंद्र एक ही राज्य के रूप में शासित थे। कथन 2 सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों पर विभिन्न उत्खनन कलाकृतियों, ईंट के आकार के मानकीकृत अनुपात और नियोजित बस्तियों के साक्ष्य में समानता दिखाते हैं। A कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन I का सही स्पष्टीकरण है। B कालो कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन I का सही स्पष्टीकरण नहीं है। C कथन I सही है लेकिन कथन 2 गलत है। D कथन I गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर A कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन I का सही स्पष्टीकरण है। व्याख्या। कथन 2 में दी गई समानताएं, जैसे ईंटों का 4,
2:1 अनुपात और सुनियोजित नगर यह संकेत देती हैं कि कोई केंद्रीय शासन रहा होगा। इसी आधार पर कथन आई में पुरातत्वविद यह तर्क देते हैं कि पूरी सभ्यता एक ही राज्य का हिस्सा रही होगी। अतः कथन 2 कथन आई की पुष्टि करता है। Q6 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई, जैन धर्म को व्यापारियों द्वारा बढ़ावा दिया गया, जबकि किसानों के लिए इसका पालन करना कठिन था। कथन 2 जैन दर्शन के महाव्रत में से एक अहिंसा किसी भी जीवित प्राणी को चोट न पहुंचाने या मारने का आह्वान करती है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए. हुल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई का सही स्पष्टीकरण है। बी. हुल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी. हुल कथन आई सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी. हुल कथन आई गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर ए. कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई का सही स्पष्टीकरण है। व्याख्या। कथन 2 के अनुसार जैन धर्म में अहिंसा के नियम बहुत कठोर थे। कथन आई सही है क्योंकि किसानों को खेती के दौरान अनजाने में कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, जो अहिंसा के नियम के विरुद्ध था। व्यापारियों के लिए ये नियम पालन करना आसान था, इसलिए उन्होंने इसे अधिक अपनाया। अतः कथन 2 कथन आई का सही कारण बताता है। Q7 सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में यह विशेष शहर इसलिए अलग है क्योंकि यह 3 खंडों में विभाजित था, जिनमें से प्रत्येक में पर्याप्त पत्थर की किलेबंदी थी। इसके अलावा इस शहर को सफ़ेद पत्थर से बनी और लकड़ी में जड़ी हुई एक बड़ी और विशिष्ट हड़प्पा लिपि की खोज के कारण प्रमुखता मिली। उपर्युक्त विवरण में निम्नलिखित में से किस शहर का उल्लेख किया गया है? ए. खोल मोहनजोदड़ो, बी. होल हड़प्पा, सी. धोलावीरा, डी. खोल राखीगढ़ी। सही उत्तर सी. धोलावीरा। व्याख्या। धोलावीरा ऑल सी यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। अन्य हड़प्पा शहरों, जो 2 भागों में थे, के विपरीत यह 3 भागों में विभाजित था: दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर। यहां से एक विशाल साइन बोर्ड हड़प्पा लिपि भी मिला है। मोहनजोदड़ो ऑफ ए यहां से विशाल स्नानागार और अन्नागार मिले हैं, लेकिन यह 3 खंडों में विभाजित नहीं था। हड़प्पा ऑफ बी यह सभ्यता का पहला खोजा गया शहर था, यहां कब्रिस्तान और अन्नागार मिले हैं। राखीगढ़ी ऑफ डी यह हरियाणा में स्थित है और वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल माना जाता है। Q8 बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तन्हा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका मतलब है ए. आत्म-अनुशासन के माध्यम से निर्वाण मोक्ष प्राप्त करना, बी. होल सचेतन ध्यान अभ्यास के प्रति अधिक समर्पण, सी. निरंतर तृष्णा और इच्छा की स्थिति, डी. होल दान के माध्यम से परोपकार की भावना विकसित करने की प्रथा। सही उत्तर सी. निरंतर तृष्णा और इच्छा की स्थिति। व्याख्या। तन्हा और सी. बुद्ध के अनुसार दुखों का मुख्य कारण तन्हा, तृष्णा या अत्यधिक इच्छा है। इसे लालसा या प्यास भी कहा जाता है। विकल्प ऑफ ए यह निर्वाण या मोक्ष की प्रक्रिया को दर्शाता है। विकल्प ऑफ बी ये सती, माइंडफुलनेस और ध्यान, मेडिटेशन से संबंधित है। विकल्प ऑफ डी यह दान और पुण्य के अभ्यास को दर्शाता है। Q9 भारत के प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में इनामगांव शहर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इनामगांव शहर रावी नदी के तट पर स्थित था। 2. इनामगांव के लोगों को तांबे और सोने जैसी धातुओं के उपयोग के बारे में ज्ञान था। 3. इनामगांव स्थल पर चावल और गेहूं के पुरातात्विक साक्ष्य पाए गए हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ए. होल केवल 1, बी. होल केवल 2, सी. होल तीनों, डी. होल कोई नहीं। सही उत्तर बी. केवल 2। व्याख्या। कथन 1 गलत है। इनामगांव महाराष्ट्र में घोड़ नदी, भीमा की सहायक नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के तट पर नहीं। कथन 2 सही है। यह एक ताम्रपाषाण कालीन चाल्कोलिथिक स्थल है, जहां के लोग तांबे का उपयोग जानते थे और यहां से सोने के गहनों के साक्ष्य भी मिले हैं। कथन 3 सही है। खुदाई में यहां से गेहूं, जौ, चावल, दाल और बाजरा जैसे अनाज के अवशेष मिले हैं। Q10 भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप और द्रोणवाप शब्द क्या दर्शाते हैं? ए. होल भूमि की माप, बी. विभिन्न मौद्रिक मूल्य के सिक्के, सी. शहरी भूमि का वर्गीकरण, डी. धार्मिक अनुष्ठान। सही उत्तर ए. भूमि की माप। व्याख्या। भूमि की माप और ए. गुप्त काल के दौरान कुल्यवाप और द्रोणवाप भूमि मापने की इकाइयां थीं। वाप का अर्थ होता है बीज बोना। जितनी भूमि पर एक कुल्य या द्रोण बीज बोया जा सके उसे वही नाम दिया जाता था।
विकल्प ऑफ बी कमा ऑफ डी इज टू ये गलत हैं क्योंकि इन शब्दों का संबंध सिक्कों, शहरी वर्गीकरण या अनुष्ठानों से नहीं था। Q11 प्राचीन भारत के संदर्भ में श्रेणियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वे शिल्पकारों और व्यापारियों के संगठन थे जो समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। 2. वे प्रायः बैंकों की तरह काम करते थे जहां धनी व्यक्ति पैसा जमा करते थे। 3. श्रेणी के नेता को श्रेष्ठी के नाम से जाना जाता था। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर सी तीनों। व्याख्या। कथन 1 सही है। श्रेणियां शिल्पकारों और व्यापारियों के समूह थे जो प्रशिक्षण देने और कच्चा माल खरीदने का काम करते थे। कथन 2 सही है। श्रेणियां बैंकिंग कार्य भी करती थीं जहां लोग पैसा निवेश करते थे और उस पर ब्याज मिलता था। कथन 3 सही है। श्रेणी के प्रमुख या नेता को आमतौर पर श्रेष्ठी या जेठक कहा जाता था। Q12 निम्नलिखित प्रकार के मृत भांडों पर विचार करें। 1. चित्रित धूसर मृत भांड PGW। 2. उत्तरी काले पॉलिशदार मृत भांड NBPW। 3. एरिटिन चमकीला लाल मृत भांड। 4. गेरू रंग गैरिक मृत भांड OCP। उपरोक्त विकल्पों को उनके प्रयोग की अवधि के अनुसार सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। A होल 3 1 2 4, B होल 4 1 2 3, C होल 1 2 3 4, D होल 2 3 1 4। सही उत्तर B 4 1 2 3। व्याख्या। गेरू रंग के मृतभांड 4 ये ताम्रपाषाण काल और शुरुआती वैदिक काल लगभग 2000-1500 ईसा पूर्व से संबंधित है। चित्रित धूसर मृतभांड 1 यह मुख्य रूप से उत्तर वैदिक काल लगभग 1000-600 ईसा पूर्व से संबंधित है। उत्तरी काले पॉलिशदार मृतभांड 2 यह महाजनपद काल और मौर्य काल लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। एरिटिन मृतभांड 3 यह रोमन शैली का मृतभांड है जो भारत में प्रारंभिक ऐतिहासिक काल 1ली शताब्दी ईस्वी के आसपास में अरिकामेडु जैसे स्थानों पर मिला। Q13 भारत में कठपुतली कला के एक रूप कठपुतली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये तार कठपुतली का एक रूप है। 2. कठपुतली प्रदर्शन मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साथ होता है। 3. ये राजस्थान में व्यापक रूप से किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कितने गलत हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल तीनों, D होल कोई नहीं। सही उत्तर A केवल 1। व्याख्या। कथन 1 सही है। राजस्थान की कठपुतली तार स्ट्रिंग वाली कठपुतली का प्रसिद्ध उदाहरण है। कथन 2 गलत है। कठपुतली प्रदर्शन आमतौर पर स्थानीय लोक संगीत फोल्क म्यूजिक के साथ होता है, न कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साथ। कथन 3 सही है। कठपुतली कला मुख्य रूप से राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान है। नोट: प्रश्न में गलत कथन पूछा गया है और केवल कथन 2 गलत है। Q14 कलमकारी कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आंध्र प्रदेश में श्री कलहस्ती कलमकारी कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। 2. कलमकारी कला में प्रयुक्त कलम बांस की कतरन और ऊन से बनाई जाती है। 3. कलमकारी चित्रकला में प्रायः रामायण और महाभारत जैसे महान भारतीय महाकाव्यों और आध्यात्मिक कविताओं के विषयों को दर्शाया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल सभी 3, D होल कोई नहीं। सही उत्तर C सभी 3। व्याख्या। कथन 1 सही है। आंध्र प्रदेश में श्रीकालहस्ती और मछलीपट्टनम कलमकारी के 2 प्रमुख केंद्र हैं। कथन 2 सही है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है और बांस की नोक पर ऊन लपेटकर कलम तैयार की जाती है। कथन 3 सही है। श्रीकालहस्ती शैली में मुख्य रूप से मंदिरों के लिए पर्दे और चित्र बनाए जाते हैं जिनमें रामायण और महाभारत के दृश्यों का अंकन होता है। Q15 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ऐतिहासिक स्थान इसके लिए प्रसिद्ध। 1. बुर्जहोम - चट्टान काटकर बनाए गए अबाई शैलकृत मंदिर। 2. चंद्रकेतुगढ़ - टेराकोटा कला। 3. गणेश्वर - तांबे की कलाकृतियां। उपर्युक्त में से कौन सा बटी से युग्म सही सुमेलित है? A होल केवल 1, B 1 और 2, C केवल 3, D 2 और 3। सही उत्तर D 2 और 3। व्याख्या। युग्म 1 गलत है। बुर्जहोम कश्मीर एक नवपाषाणकालीन स्थल है जो अपने गर्त आवास पिट ड्वेलिंग्स के लिए प्रसिद्ध है, न कि शैलकृत मंदिरों के लिए। युग्म 2 सही है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल अपनी उत्कृष्ट टेराकोटा पकी मिट्टी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। युग्म 3 सही है। गणेश्वर राजस्थान
तांबे की वस्तुओं के उत्पादन का एक प्रमुख प्राचीन केंद्र था। Q16 सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भार मापने वाले बाट किससे बनाए जाते थे? ए होल हल्की लकड़ी, बी चर्ट पत्थर, सी होल कीमती धातुएं, डी होल मिट्टी। सही उत्तर बी चर्ट पत्थर। व्याख्या: चर्ट पत्थर ऑफ बी हड़प्पा काल में बाट वेट्स आमतौर पर चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये आकार में अक्सर घनाकार क्यूबिकल होते थे। विकल्प ऑफ ए कामा ऑफ डी ये गलत हैं क्योंकि बाटों के लिए पत्थर का उपयोग उनकी स्थिरता और स्थायित्व के कारण किया जाता था। Q17 प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में ऋग्वेद की ऋचाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ऋग्वेद की ऋचाओं को सूक्त कहा जाता है। 2. ऋग्वेद की कुछ ऋचाएं महिलाओं द्वारा रचित थीं। 3. ऋग्वैदिक ऋचाएं प्राकृत में लिखी गई थी। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर बी केवल 2। व्याख्या: कथन 1 सही है। ऋग्वेद के मंत्रों या ऋचाओं के समूह को सूक्त कहा जाता है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया। कथन 2 सही है। ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं की रचना लोपामुद्रा, घोषा और अपाला जैसी विदुषी महिलाओं द्वारा की गई थी। कथन 3 गलत है। ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत है, प्राकृत नहीं। प्राकृत भाषा का प्रचलन बहुत बाद में हुआ। Q18 भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं पर विचार कीजिए। 1. मनुष्य ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना शुरू किया। 2. सिंधु नदी पर पहले शहर का विकास। 3. गंगा घाटी में शहरों की स्थापना। 4. नवपाषाण काल की शुरुआत, जब पॉलिश किए गए पत्थरों का पहली बार उपयोग किया गया था। उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम कौन सा है? ए होल 1 4 2 3, बी होल 4 1 3 2, सी होल 1 4 3 2, डी होल 4 1 2 3। सही उत्तर डी 4 1 2 3। व्याख्या: घटना 4 नवपाषाण काल की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले हुई। घटना 1 मेहरगढ़ जैसे स्थलों पर लगभग 8,000 वर्ष पहले गेहूं और जौ उगाना शुरू हुआ, नवपाषाण काल के भीतर। घटना 2 सिंधु घाटी के शहरों का विकास लगभग 4,700 वर्ष पहले हुआ। घटना 3 गंगा घाटी के शहरों का विकास लगभग 2,500 वर्ष पहले हुआ। Q19 भारत में इंडो यूनानियों के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इंडो यूनानी सिक्कों पर द्विभाषी अभिलेखों का प्रयोग किया गया। 2. उन्होंने हेलेनिस्टिक कला विशेषताओं से परिचय करवाया, जिससे गांधार कला शैली का उदय हुआ। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2 दोनों, डी होल ना तो 1 और न ही 2। सही उत्तर सी 1 और 2 दोनों। व्याख्या: कथन 1 सही है। इंडो यूनानी राजाओं जैसे मिनांडर ने ऐसे सिक्के चलाए जिनमें एक तरफ ग्रीक और दूसरी तरफ खरोष्ठी या ब्राह्मी लिपि द्विभाषी का प्रयोग होता था। कथन 2 सही है। यूनानी हेलेनिस्टिक प्रभाव और भारतीय तत्वों के मिलन से ही गांधार कला शैली विकसित हुई, जिसमें बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवताओं जैसी बनाई गईं। Q20 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से संबंधित है? 1. उनके पास बड़े बड़े महल और मंदिर थे। 2. वे पुरुष और स्त्री दोनों देवताओं की पूजा करते थे। 3. वे युद्ध में घोड़े से चलने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथनों का चयन करें। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 2 और 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर बी केवल 2। व्याख्या: कथन 1 गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता में महलों या मंदिरों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले हैं। वहां सार्वजनिक भवनों और आवासीय घरों की प्रधानता थी। कथन 2 सही है। वे मातृदेवी स्त्री और पशुपति शिव पुरुष दोनों की पूजा करते थे। कथन 3 गलत है। घोड़े से चलने वाले रथों और युद्ध के सक्रिय साक्ष्य वैदिक काल की विशेषता हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं। यहां शांतिप्रिय व्यापारिक समाज के प्रमाण अधिक मिलते हैं। Q21 भारत के आंध्र प्रदेश के एक नृत्य रूप कुचिपुड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह नृत्य केवल समूह में ही किया जाता है। 2. इस नृत्य शैली में धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों विषयों के तत्व सम्मिलित हैं। 3. दिवंगत बिरजू महाराज कुचिपुड़ी के एक प्रसिद्ध प्रस्तावक थे। उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर ए केवल 1। व्याख्या: कथन 1 गलत है। कुचिपुड़ी नृत्य समूह और एकल सोलो दोनों रूपों में किया जाता है। कथन 2 सही है।
इसमें भागवत पुराण जैसे धार्मिक विषयों के साथ साथ कई धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर तत्व भी शामिल होते हैं। कथन 3 गलत है। बिरजू महाराज कत्थक के प्रसिद्ध कलाकार थे, कुचिपुड़ी के नहीं। Q22 निम्नलिखित प्राचीन भारतीय राजवंशों पर विचार करें। 1. कण्व, 2. इंडो ग्रीक, 3. चेर, 4. गुप्त, 5. वाकाटक उपर्युक्त में से कितने शुंगों के समकालीन थे? ए होल केवल 2, बी होल केवल 3, सी होल केवल 4, डी होल सभी 5। सही उत्तर ए केवल 2। व्याख्या। इंडो ग्रीक 2 और चेर 3 शुंग राजवंश लगभग 185-73 ईसा पूर्व के समय उत्तर पश्चिम में इंडो ग्रीक शासक सक्रिय थे और दक्षिण में चेर शासकों का प्रारंभिक अस्तित्व था। कण्व 1 ये शुंगों के बाद आए। गुप्त 4 और वाकाटक 5 ये राजवंश शुंग काल के बहुत बाद 4वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। Q23 महाजनपद काल के संदर्भ में निम्नलिखित कारकों पर विचार करें। 1. युद्ध में हाथियों का उपयोग। 2. गंगा और सोन जैसी नदियों की उपस्थिति। 3. लौह अयस्क की उपस्थिति। उपर्युक्त में से कितने कारकों ने मगध के एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर सी तीनों। व्याख्या। हाथी 1 मगध के जंगलों में हाथी प्रचुर मात्रा में थे, जिनका पहली बार बड़े पैमाने पर युद्ध में प्रयोग मगध ने ही किया। नदियां 2 गंगा और सोन नदियों से व्यापार, परिवहन और सिंचाई में मदद मिली। लोहा 3 मगध वर्तमान बिहार झारखंड के पास लोहे की खदानें थीं, जिससे बेहतर हथियार और कृषि उपकरण बनाए गए। Q24 भारत की शास्त्रीय और लोक संगीत शैलियों के सम्मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संगीत शैलियां, विशेषताएं, उद्देश्य। 1 अभंग - भगवान विठोबा की स्तुति को समर्पित भक्ति गीत। 2 भटियाली - बंगाल में नाविकों द्वारा प्रकृति और दैनिक जीवन का वर्णन करने के लिए गाए जाने वाले गीत। 3 शब्द - गुरुद्वारों में गाए जाने वाले भक्ति गीत या भजन। उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर सी तीनों। व्याख्या। अभंग 1 ये महाराष्ट्र के विट्ठल विठोबा भक्तों जैसे तुकाराम, नामदेव द्वारा गाई जाने वाली काव्य शैली है। भटियाली 2 यह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में नाविकों मल्ला का प्रसिद्ध लोक संगीत है। शब्द 3 गुरु ग्रंथ साहिब की वाणियों को रागों में गाना शब्द कीर्तन कहलाता है, जो गुरुद्वारों में प्रचलित है। Q25 सातवाहनों की राजनीति और प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 प्रांतीय मंत्री का पद, जिसे अमात्य कहा जाता था, वंशानुगत प्रकृति का था। 2 स्कंधवार का तात्पर्य सातवाहन शासन के दौरान सैन्य शिविर से है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 व 2 दोनों, डी होल न तो 1 न ही 2। सही उत्तर बी केवल 2। व्याख्या। कथन 1 गलत है। सातवाहन प्रशासन में अमात्य अधिकारी वंशानुगत हेरेडिटरी नहीं होते थे। कथन 2 सही है। सातवाहन काल में सैन्य शिविरों और बस्तियों को स्कंधवार और कटक कहा जाता था। Q26 प्राचीन भारत में मौर्य राजवंश की अवधि के संदर्भ में ताम्रलिप्ति, भरूच और सुपारा शहर किस नाम से प्रसिद्ध थे? ए मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रांत, बी विदेशी व्यापार को संभालने वाले बंदरगाह, सी महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल, डी अशोक स्तंभ शिलालेखों के महत्वपूर्ण स्थल। सही उत्तर बी फोलाफहोल विदेशी व्यापार को संभालने वाले बंदरगाह। व्याख्या। बंदरगाह और बी ताम्रलिप्ति बंगाल पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह था, जबकि भरूच, भृगु कच्छ और सोपारा पश्चिमी तट के प्रमुख व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह थे। Q27 लोक कला या रंगमंच की जीवंत परंपराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 भवाई गुजरात और राजस्थान का एक पारंपरिक नाट्य रूप है। 2 तमाशा महाराष्ट्र का एक पारंपरिक लोक रंगमंच है। 3 भांड पाथेर रंगमंच कश्मीर और पंजाब का लोकप्रिय रंगमंच है। 4 यक्षगान पश्चिम बंगाल का एक पारंपरिक नाट्य रूप है। उपरोक्त कथनों में से कितने गलत हैं? ए होल केवल 1, बी होल सिर्फ 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर बी होल सिर्फ 2। व्याख्या। कथन 1 सही है। भवाई गुजरात और राजस्थान की एक प्रसिद्ध लोक नाट्य शैली है। कथन 2 सही है। तमाशा महाराष्ट्र का अत्यंत लोकप्रिय पारंपरिक लोक रंगमंच है।
कथन 3 गलत है। भांड पाथेर केवल कश्मीर का लोक रंगमंच है, ये पंजाब का नहीं है। कथन 4 गलत है। यक्षगान कर्नाटक का पारंपरिक नाट्य रूप है, पश्चिम बंगाल का नहीं। नोट: कथन 3 और 4 गलत हैं, इसलिए उत्तर सिर्फ 2 है। Q28 निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण संगीत शास्त्रीय ग्रंथ संगीत रत्नाकर के लेखक थे? ए. होल शंकरदेव, बी. सारंगदेव, सी. भरतमुनि, डी. पुरंदरदास। सही उत्तर बी. सारंगदेव। व्याख्या: सारंगदेव ऑफ बी. इन्होंने 13वीं शताब्दी में संगीत रत्नाकर की रचना की थी। इसे भारतीय संगीत का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, जो हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों शैलियों का आधार है। शंकरदेव ऑफ ए. ये असम के महान संत और विद्वान थे, जिन्होंने सत्रिया नृत्य और बोरगीत की शुरुआत की। भरतमुनि और सी. इन्होंने नाट्यशास्त्र की रचना की थी, जिसे भारतीय कला का आधार माना जाता है। पुरंदरदास ऑफ डी. इन्हें कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। Q29 निम्नलिखित चित्रों के युग्मों और उनकी चित्रित अवस्था पर विचार कीजिए। चित्रकला माइनस राज्य। 1. वर्ली चित्रकला माइनस महाराष्ट्र। 2. तंजौर चित्रकला माइनस तमिलनाडु। 3. मिथिला चित्रकला माइनस बिहार। 4. पट्टचित्र माइनस ओडिशा। उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए होल केवल 1, बी होल सिर्फ 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर डी सभी 4। व्याख्या: वर्ली चित्रकला 1. यह महाराष्ट्र की पारंपरिक जनजातीय कला है। तंजौर चित्रकला 2. ये तमिलनाडु की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है, जो सोने के काम के लिए जानी जाती है। मिथिला चित्रकला 3. इसे मधुबनी पेंटिंग भी कहते हैं, जो बिहार के मिथिला क्षेत्र से है। पट्टचित्र 4. ये ओडिशा की पारंपरिक कपड़ा आधारित चित्रकला है। Q30 गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. इस काल में बलात् श्रम विष्टि पहले की अपेक्षा अधिक प्रचलित हो गया। बी. फुल विष्णु पुराण के एक अंश में उल्लेख है कि गुप्त वंश ने गंगा के किनारे प्रयाग तक के सभी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। सी. मेहरौली शिलालेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने बंगाल में दुश्मनों के एक संघ के खिलाफ लड़ाई लड़ी और पंजाब में भी एक अभियान का नेतृत्व किया। डी. होल सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। सही उत्तर डी. सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। व्याख्या: कथन डी गलत है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शक शासकों को हराकर सौराष्ट्र गुजरात को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। कथन ए सही है। गुप्त काल में विष्टि बिना मजदूरी के कराया गया काम राज्य के लिए आय का एक स्रोत बन गया था। कथन बी सही है। पुराणों में गुप्तों के प्रारंभिक विस्तार का वर्णन मिलता है। कथन सी सही है। दिल्ली का मेहरौली लौह स्तंभ राजा चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का वर्णन करता है। Q31 भारत में शास्त्रीय संस्कृत नाटकों पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। नाटक, ग्रंथ, लेखक। 1. सारीपुत्र प्रकरण माइनस अश्वघोष। 2. मृच्छकटिकम माइनस शूद्रक। 3. विक्रमोर्वशीयम माइनस कालिदास। 4. महावीर चरित्र माइनस भवभूति। उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए. होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर डी सभी 4। व्याख्या: सारीपुत्र प्रकरण 1. ये अश्वघोष द्वारा रचित सबसे पुराना संस्कृत नाटक माना जाता है। मृच्छकटिकम 2. ये शूद्रक की प्रसिद्ध रचना है, जिसका अर्थ है मिट्टी की छोटी गाड़ी। विक्रमोर्वशीयम 3. यह महाकवि कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है। महावीर चरित्र 4. ये भवभूति द्वारा रचित है, जो राम के प्रारंभिक जीवन पर आधारित है। Q32 भारत के लोक रंगमंच जात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उपयोग वैष्णव संत श्री चैतन्य ने भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के प्रचार के लिए किया था। 2. ये पश्चिमी भारत विशेषकर महाराष्ट्र में लोक रंगमंच का एक लोकप्रिय रूप है। 3. विवेक, विवेक और नियति भाग्य जात्रा में महत्वपूर्ण कलाकार हैं। उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर बी केवल 2। व्याख्या: कथन 1 सही है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन के दौरान बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए जात्रा का उपयोग किया। कथन 2 गलत है। जात्रा पूर्वी भारत विशेषकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा का लोक रंगमंच है, महाराष्ट्र का नहीं। महाराष्ट्र का तमाशा है। कथन 3 सही है। जात्रा में विवेक
और नियति प्रतीकात्मक पात्र होते हैं जो कहानी के नैतिक पक्षों को बताते हैं। Q33 ये कोंकण और गोवा क्षेत्रों का एक पारंपरिक लोकनाट्य रूप है। इसका विषय भगवान विष्णु के अवतारों पर आधारित है और इसमें 2 सत्र शामिल हैं, पूर्व रंग और उत्तर रंग। यह संदर्भित करता है ए. बुरा कथा, बी. थेयम, सी. दशावतार, डी. यक्षगान। सही उत्तर सी. दशावतार। व्याख्या। दशावतार ऑन सी ये कोंकण और गोवा का प्रसिद्ध लोकनाट्य है जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का प्रदर्शन किया जाता है। बुरा कथा ऑफ ए यह आंध्र प्रदेश की कहानी सुनाने वाली लोक कला है। थेयम ऑफ बी यह केरल का अनुष्ठानिक नृत्य नाटक है। यक्षगान ऑफ डी यह कर्नाटक की प्रसिद्ध नाट्य शैली है। Q34 दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश की वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए. गुंबदों का निर्माण लोदी शासकों के शासनकाल के दौरान किया गया था। बी. होल इस काल में दोहरे गुंबद वाली वास्तुकला की शुरुआत हुई। सी. होल इस राजवंश के शासकों द्वारा सीमेंटिंग अभिकारक के रूप में पहली बार गारे का उपयोग किया जाने लगा। डी. इस अवधि के दौरान निर्मित कुछ संरचनाएं बिना किसी भव्य सजावट के थीं। सही उत्तर सी. इस राजवंश के शासकों द्वारा सीमेंटिंग अभिकारक के रूप में पहली बार गारे का उपयोग किया जाने लगा। व्याख्या। कथन सी गलत है। भारत में निर्माण कार्यों में गारे, मॉर्टर, लाइम प्लास्टर का बड़े पैमाने पर प्रयोग इल्तुतमिश और खिलजी काल से ही शुरू हो गया था। लोदी वंश ने इसे पहली बार नहीं किया था। कथन ए सही है। लोदी काल में गुंबदों का प्रमुखता से प्रयोग हुआ। कथन बी सही है। दोहरा गुंबद डबल डोम तकनीक लोदी वास्तुकला की एक बड़ी विशेषता थी। उदाहरण सिकंदर लोदी का मकबरा। कथन डी सही है। लोदी वास्तुकला खिलजी काल की तुलना में कम अलंकृत और अधिक सादी थी। Q35 भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान हुआ था। 2. अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान एक मंगोल आक्रमणकारी दिल्ली तक पहुंचा और शहर को घेर लिया। 3. मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज्य के उत्तर पश्चिम के कुछ हिस्सों को अस्थायी रूप से मंगोलों के हाथों खो दिया। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए. फॉल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी केवल 3। सही उत्तर बी केवल 2। व्याख्या। कथन एक गलत है। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान हुआ था, चंगेज खान का पीछा करते हुए। कथन 2 सही है। अलाउद्दीन खिलजी के समय 1299-1303 ई में मंगोल सेना कुतलुग, ख्वाजा और तारगी दिल्ली तक आ पहुंची थी और शहर को घेर लिया था। कथन 3 गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोलों को हराया था और योजना बनाई थी कि वो स्वयं ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण करे। उसने अपना क्षेत्र मंगोलों को खोया नहीं था। Q36 मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में नस्तलिक संदर्भित करता है। ए. मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त एक फारसी लिपि। बी. तानसेन द्वारा रचित एक राग। सी. मुगल शासकों द्वारा लगाया गया एक उपकर। डी. उलेमाओं के लिए आचार संहिता की पुस्तिका। सही उत्तर ए. मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त एक फारसी लिपि। व्याख्या। फारसी लिपि और ए. नस्तलिक नास्तलिक मध्यकाल में प्रचलित लिखने की एक सुंदर और प्रवाहपूर्ण लिपि थी जिसे अकबर द्वारा बहुत पसंद किया जाता था। विकल्प ऑफ बी, ऑम सी और ऑफ डी ये गलत हैं क्योंकि नस्तलिक का संबंध संगीत कर या आचार संहिता से नहीं बल्कि सुलेख कैलिग्राफी से है। Q37 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल राजवंश कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए संघर्ष में लगे हुए थे। कथन 2 कन्नौज राजा हर्षवर्धन की पूर्व राजधानी थी। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए. कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन आई का सही स्पष्टीकरण है। बी. कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन आई का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी. होल कथन आई सही है लेकिन कथन आई सही है लेकिन कथन आई गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर बी. कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन आई का सही स्पष्टीकरण नहीं है। व्याख्या। कथन आई सही है। इसे त्रिपक्षीय संघर्ष ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहा जाता है जो कन्नौज पर वर्चस्व के लिए हुआ था। कथन 2 सही है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। स्पष्टीकरण। संघर्ष का मुख्य कारण कन्नौज की सामरिक और आर्थिक स्थिति, गंगा घाटी पर नियंत्रण थी, न कि केवल ये कि वो हर्षवर्धन की राजधानी रही थी। अतः कथन 2 कथन आई का पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। Q38 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई
अशोक के धम्म ने मुख्य रूप से बुद्ध के रूप में भगवान की पूजा करने का विचार फैलाया। कथन 2। अशोक के शासनकाल के दौरान समाज धार्मिक संघर्षों और पशु बलि जैसी विभिन्न सामाजिक बुराइयों से गुजर रहा था। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए। कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन आई का सही स्पष्टीकरण है। बी। कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन आई का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी। कथन आई सही है लेकिन कथन आई सही है, लेकिन कथन आई गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर डी। कथन आई गलत है लेकिन कथन 2 सही है। व्याख्या। कथन आई गलत है। अशोक का धम्म किसी विशेष देवता की पूजा या अनुष्ठान पर आधारित नहीं था। यह एक नैतिक संहिता, मॉरल कोड थी, जिसमें माता पिता का सम्मान, दासों के प्रति दया और सहिष्णुता शामिल थी। कथन 2 सही है। उस समय समाज में विभिन्न संप्रदायों के बीच संघर्ष और धार्मिक कर्मकांडों में पशु बलि प्रचलित थी, जिसे रोकने के लिए अशोक ने धम्म की नीति अपनाई। Q39 मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए। 1. पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय। 2. तोमर वंश के अनंगपाल द्वितीय। 3. शमसुद्दीन इल्तुतमिश। 4. गयासुद्दीन बलबन। उपरोक्त शासकों को उनके सिंहासन पर बैठने के सही कालानुक्रमिक क्रम में सर्वप्रथम से शुरू करते हुए व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए होल 1 2 3 4, बी होल 2 1 3 4, सी होल 2 1 3 4, सी होल 2 1 4 3, डी होल 1 2 4 3। सही उत्तर 20 डी 2 1 3 4। व्याख्या। अनंगपाल द्वितीय 2 11वीं शताब्दी, लगभग 1051-1081 ई। इन्होंने दिल्ली ढिल्लिका की स्थापना की। पृथ्वीराज चौहान 1 1177-1192 ई, जो तराइन के युद्ध के लिए प्रसिद्ध हैं। इल्तुतमिश 3 1211-1236 ई, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। बलबन 4 1266-1287 ई, इल्तुतमिश के बाद का एक शक्तिशाली गुलाम शासक। Q40 अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. उन्होंने दुकानदारों और कीमतों पर सख्ती से नियंत्रण रखने के लिए बाजारों को शहना नामक एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में रखा। 2. सस्ते खाद्यान्न की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने दोआब क्षेत्र से भू राजस्व सीधे राज्य को भुगतान करने का आदेश दिया। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 व 2 दोनों, डी होल न तो 1 नहीं 2। सही उत्तर सी 1 व 2 दोनों। व्याख्या। कथन 1 सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की और शहनाई मंडी को बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया ताकि कोई धोखाधड़ी न हो। कथन 2 सही है। खाद्यान्न की निरंतर आपूर्ति के लिए उसने दोआब क्षेत्र में करों को अनाज के रूप में इन काइंड वसूलने और उसे सरकारी गोदामों में रखने का आदेश दिया था। Q41 मौर्य आर्थिक प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. समाहर्ता राजस्व संग्रह का प्रभारी था। 2. मौर्यकाल में राजस्व का मुख्य स्रोत चुंगीकर था। 3. कार्मिक महालेखाकार की सहायता करने वाले लिपिक थे। 4. कर केवल नकद में एकत्र किया जाता था। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर बी केवल 2। व्याख्या। कथन 1 सही है। समाहर्ता मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी था। कथन 2 गलत है। मौर्य काल में राजस्व का मुख्य स्रोत भाग भूमि कर था, जो उपज का 1/4 से 1/6 हिस्सा होता था। कथन 3 सही है। कार्मिक वे लिपिक क्लर्क्स थे, जो अक्षपटल महालेखाकार के अधीन कार्य करते थे। कथन 4 गलत है। कर नकद, हिरण्य और अनाज में दोनों रूपों में एकत्र किया जाता था। Q42 प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस शासक ने एकराट की उपाधि धारण की थी? ए होल कनिष्क, बी होल बिंबिसार, सी पुष्यमित्र शुंग, डी होल महापद्मनंदा। सही उत्तर डी महापद्मनंदा। व्याख्या। महापद्मनंदा और डी, इसे पुराणों में एकराट, एकमात्र सम्राट और सर्वक्षत्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। कनिष्क ऑफ ए, इन्होंने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। बिंबिसार ऑफ बी, इन्हें श्रेणिक के नाम से जाना जाता था। पुष्यमित्र शुंग ऑन सी, इन्हें सेनानी के रूप में जाना जाता था। Q43 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई
समुद्रगुप्त को कभी कभी भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कथन 2, समुद्रगुप्त ने उत्तर में 9 राजाओं और दक्षिण में 12 राजाओं को हराकर अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए. कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई का सही स्पष्टीकरण है। बी. होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी. होल कथन आई सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी. कथन आई गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर ए. कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई का सही स्पष्टीकरण है। व्याख्या: कथन आई और 2 सही हैं। वी. ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की अपराजित विजयों, उत्तर में आर्यावर्त के 9 और दक्षिण में दक्षिणापथ के 12 राजाओं पर जीत के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। चूंकि उनकी विजयें ही इस उपाधि का आधार हैं, इसलिए कथन 2 सही स्पष्टीकरण है। Q44 मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मौर्य प्रशासन में अधिकारी द्वारा निष्पादित कार्य। 1. राजुक रज्जुक माइनस जिला प्रशासन के प्रभारी। 2. नागरिक माइनस विधि और व्यवस्था बनाए रखना। 3. गोप माइनस व्यापार किए जाने वाले माल की कीमतों पर नियंत्रण रखना। उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए. होल केवल 1, बी. होल केवल 2, सी. होल तीनों, डी. होल कोई नहीं। सही उत्तर बी. केवल 2। व्याख्या: युग्म 1 सही है। रज्जुक जनपद या जिला स्तर के अधिकारी थे जिन्हें न्यायिक और राजस्व शक्तियां प्राप्त थीं। युग्म 2 सही है। नागरिक नगर प्रशासन का प्रमुख था जिसका कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना था। युग्म 3 गलत है। गोप 10 से 15 गांवों के प्रशासन और जनगणना का प्रभारी था। कीमतों पर नियंत्रण का कार्य पण्याध्यक्ष करता था। Q45 धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को दर्शाते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. धर्म दायित्वों की अवधारणा तथा स्वयं के प्रति तथा दूसरों के प्रति कर्तव्यों के निर्वहन की अवधारणा थी। 2. रीत ब्रह्मांड और उसमें विद्यमान समस्त वस्तुओं की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने वाला मूलभूत नैतिक नियम था। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? एक होल केवल 1, बी. होल केवल 2, सी. होल 1 और 2 दोनों, डी. न तो 1 न ही 2। सही उत्तर सी. 1 और 2 दोनों। व्याख्या: कथन 1 सही है। वैदिक काल में धर्म सामाजिक और व्यक्तिगत कर्तव्यों व नैतिकता का पालन था। कथन 2 सही है। रीत का अर्थ है वो प्राकृतिक और नैतिक व्यवस्था जो पूरे ब्रह्मांड को सुव्यवस्थित रखती है। वरुण देव को ऋतस्य गोपा, रीत का रक्षक कहा जाता था। Q46 निम्नलिखित पर विचार करें। 1. हमराम। 2. पौंडम। 3. तौलोहपोआन। 4. दार्जिलिंग संतरा। 5. मालवनी व्यंजन। उपर्युक्त में से कितनी वस्तुओं को भारत में भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया है? ए. होल केवल 2, बी. होल केवल 3, सी. होल केवल 4, डी. होल सभी 5। सही उत्तर बी. केवल 3। व्याख्या: GI टैग प्राप्त 3. हमराम, पौंडम और तौलोपोआन मिजोरम के प्रसिद्ध हस्तशिल्प वस्त्र हैं जिन्हें GI टैग प्राप्त है। दार्जिलिंग संतरा। 4. दार्जिलिंग की चाय को पहला GI टैग मिला था, लेकिन दार्जिलिंग संतरा इस सूची में नहीं है। सिक्किम मंदारिन या नागपुर संतरा प्रसिद्ध हैं। मालवनी व्यंजन। 5. यह एक पाक शैली है, इसे विशिष्ट उत्पाद के रूप में GI टैग नहीं मिला है। Q47 भारतीय कठपुतली के निम्नलिखित रूपों पर विचार करें। 1. तोगालू गोम्बेअट्टा। 2. पावकुथु। 3. बोम्मालट्टम। 4. धोलू बोम्माल्ता। 5. रावण छाया। उपरोक्त भारतीय कठपुतली कला में से कितने रूपों को छाया कठपुतली कला में वर्गीकृत किया जा सकता है? ए. होल केवल 2, बी. होल केवल 3, सी. होल केवल 4, डी. होल सभी 5। सही उत्तर बी. केवल 3। व्याख्या: छाया कठपुतली 3. तोगालू गोम्बेअट्टा कर्नाटक, धोलू बोम्माल्ता आंध्र प्रदेश और रावण छाया ओडिशा छाया कठपुतली शैडो पपेट्री के रूप हैं। पावकुथु 2. यह केरल की दस्ताना ग्लव कठपुतली है। बोम्मालट्टम 3. यह तमिलनाडु की तार और छड़ स्ट्रिंग एंड रॉड वाली कठपुतली है। Q48 पढ़ंत, तराना और गद भाव आमतौर पर भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रदर्शन से जुड़े हैं? ए. खोल कथक, बी. सत्रिय, सी. कथकली, डी. ओडिसी। सही उत्तर ए. कथक। व्याख्या: कथक। ए. पढ़ंत बोलों का उच्चारण, तराना लयबद्ध रचना और गत भाव हाव भाव के माध्यम से कहानी कहना कथक नृत्य के मुख्य अंग हैं।
अन्य विकल्प सत्रिय, कथकली और ओडिसी की अपनी अलग तकनीकी शब्दावली और प्रदर्शन शैलियां हैं। Q49 मणिपुरी नृत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। 2. यह सामान्यतः रासलीला, राधा कृष्ण प्रेम कहानी की विषय वस्तु पर आधारित है। 3. नागबंध मुद्रा मणिपुरी नृत्य शैली में एक महत्वपूर्ण मुद्रा है। उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर बी केवल 2। व्याख्या। कथन 1 गलत है। मणिपुरी नृत्य महिला, लास्य और पुरुष तांडव दोनों द्वारा किया जाता है। कथन 2 सही है। इसकी मुख्य विषय वस्तु रासलीला और वैष्णववाद है। कथन 3 सही है। नागबंध मुद्रा, जिसमें शरीर ईंट की आकृति बनाता है, मणिपुरी नृत्य की एक विशिष्ट मुद्रा है। Q50 भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अधिकांश त्यागराज कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति में भक्ति गीत हैं। 2. त्यागराज ने कई नए रागों की रचना की। 3. अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन हैं। 4. अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति में गाए जाने वाले भक्ति गीत हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए होल केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 4, सी होल केवल 1, 2 और 3, डी केवल 2, 3 और 4। सही उत्तर बी केवल 2 और 4। व्याख्या। कथन 1 गलत है। त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान राम की स्तुति में हैं। कथन 2 सही है। त्यागराज ने कर्नाटक संगीत में कई नए रागों और पंचरत्न कीर्तनों की रचना की। कथन 3 गलत है। तालपाका अन्नमाचार्य 15वीं शताब्दी और त्यागराज 18वीं-19वीं शताब्दी समकालीन नहीं थे। कथन 4 सही है। अन्नमाचार्य ने भगवान वेंकटेश्वर, तिरुपति की स्तुति में हजारों संकीर्तनों की रचना की थी।